नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 11th की ज्योग्राफी को पढ़ते हैं हम आगे बढ़ रहे थे और क्लास 11 की हमारी जो भूगोल है उसमें भौतिक पर्यावरण पुस्तक को हम पढ़ रहे थे। भौतिक पर्यावरण पुस्तक में आज चैप्टर 3 के लेक्चर नंबर 7 की हम बात करने वाले हैं और इंतजार की वे घड़ियां खत्म हुई कि ये चैप्टर खत्म कब होगा। तो आज इस तीसरा वाला जो हमारा चैप्टर है इसका लास्ट लेक्चर है। छोटा सा लेक्चर है लेकिन मस्ती वाला, शानदार वाला और मस्त वाला लेक्चर है। तो आज इस लेक्चर 7 में हम किस पर बात करने वाले हैं? आज के इस लेक्चर 7 में हम नदी जल उपयोग की सीमा क्या होती है उस पर चर्चा करने वाले हैं। ये इस टाइटल से, इस हेडिंग से या इस शीर्षक से थोड़ा कम समझ में आता है कि सर नदी के जल की सीमा क्या है, इसको किस तरह से कैसे बताने वाले हैं आप। नदी की सीमा क्या होती है ये तो हमने सोचा है कि जल का उपयोग क्या होता है, जल को उपयोग में लेने में समस्याएं क्या आती है, जल किस प्रकार से प्रयोग में और किस प्रकार से हमें मिलता है, ये सारी चीजें तो हम जानते हैं। लेकिन आज का ये टाइटल कुछ अलग दिख रहा है, नदी जल उपयोग की सीमा। तो इस चीज को हम जानने वाले हैं। इससे पहले पूरे चैप्टर को हमने बहुत शानदार ढंग से पढ़ा और हमने एक एक चीज को बांटते हुए चल रहे हम, और मैंने आपको बार बार रिवाइज के तौर पर बताते हुए आ रहा हूं मैं कि पहले चैप्टर में हमने पूरे भारत के डिवाइडेशन को पढ़ा, भारत कहां से कहां तक कितना लंबा, और दूसरे चैप्टर में डिवाइडेशन करके फिर उनके अंदर अंदर क्या है उस चीजों को हमने पढ़ा। तीसरे के अंदर हम भारत की नदियों की बात करने लग गए और इसमें ढेर सारी नदियां भारत के अंदर है, लेकिन जो भारत की सारी नदियां हैं उनकी बात नहीं करके हमने सिर्फ उन नदियों की बात की जो वास्तव में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र की बात करने के बाद हम जब आगे बढ़े तो हमने और ज्यादा डिटेल से जानने का प्रयास किया और हमने भारत के जो प्रायद्वीपीय पठारीय भारत का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पश्चिम से जितनी भी नदियां आ रही थी उन पर चर्चा की और पूर्व से जितनी भी नदियां हैं उन पर हमने चर्चा की और छोटी छोटी ट्रिक बना बना के हमने सारी नदियों को पढ़ा। इसके अलावा प्रत्येक स्टेट की नदियां हमने पढ़ी कि भद्रा कहां की है, शरावती कहां की है, सैत्रु कहां की है, ये सारी चीजें हमने देखी। आज वो चीज है जो इन नदियों को पढ़ने के पीछे जो हमें उपाय करने चाहिए, इन नदियों से जो नुकसान होता है उसके ऊपर जो अमल हमें करना चाहिए उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को और देखते हैं कि नदी जल उपयोग की सीमा में क्या क्या आता है। भारत की नदियां प्रतिवर्ष जल की विशाल मात्रा का वहन करती है। क्या करती है भाई? वहन करती है, यानी भार उठाती है। वहन शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? भार उठाती है, यानी भार कैसे उठाती है? नदियों में जल होता है, उसका भार होता है, बहुत छोटी सी चीज है। तो प्रतिवर्ष जल की विशाल जो वहन क्षमता नदी की होती है वो बहुत ज्यादा होती है। नदी खुद बड़ी हो जाएगी, इसमें वहन वाली कोई बात ही नहीं है। तो ये फालतू का बहम नहीं पालना है कि वहन क्या है। वहन का मतलब डोया जाता है नदी के ऊपर पानी को, लेकिन समय व स्थान की दृष्टि से इसका वितरण समान नहीं है। देखो, समय व स्थान एक ही नदी में समान नहीं होता। ज्यादा की बात क्या कर रहे हैं हम? जैसे मान लो दो नदियां आ रही है, इधर से आ रही है एक नदी, दूसरी नदी इधर से जा रही है, तो ये अलग स्थान पर है और ये नदी अलग स्थान पर है। दोनों नदियां अलग अलग स्थानों पर है। तो ये यही कह रहा है कि दोनों नदियां स्थान की दृष्टि से वितरण जो है वो समान नहीं है, इसका मतलब असमान है। वितरण कैसा है? असमान। वितरण कैसा है नदियों का? असमान है। दूसरा, समय की दृष्टि से देखें। किसकी दृष्टि से देख रहे हैं? अब हम समय की दृष्टि से देख रहे हैं, यानी कि नदियां, कुछ नदियां तो ऐसी होती है जो अलग समय में चलती है और कुछ अलग समय में चलती है। देखो, हम इन चीजों को भी पढ़ चुके हैं। जैसे हमने भारत के उत्तरी पर्वतीय और हिमालय वाले क्षेत्र की जब बात की थी, यहां से जितनी भी नदियां निकलती है वो सारी की सारी नदियां बर्फ से निकलती है। कल के लेक्चर में हमारी यही चर्चा थी, वो हिम से निकलती है, बर्फ से निकलती है। तो ये सदाबहार नदियां होती है, सदाबहार। इसको सदाबहार नहीं कहकर हम बारहमासी भी बोल देते हैं, बहारेमासी। ठीक है, ये बात हमें समझ में आ गई थी कि ये नदियां जितनी भी है बारहमासी है, वर्षा से भी जल प्राप्त करती है
और जो मानसून होता है, वर्षा होती है, उसके साथ साथ बर्फ से भी प्राप्त करती है। मुख्य स्रोत इनका जो है वो बर्फ है। लेकिन हमने भारत के निचले इस क्षेत्र की जब बात की थी, पठारी वाले तटीय वाले क्षेत्र की, तो इस क्षेत्र की जितनी भी नदियां थी वो वर्षा पर निर्भर थी। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इस चीज को समझना है। वो मानसून पर निर्भर थी। किस पर निर्भर थी? मानसून पर। अब हम ये देख रहे हैं कि समय के हिसाब से अगर देखें तो ये नदियां तो 12 महीने चल रही है और ये नदियां जो है 6 माह के आसपास तक चलती है। लेकिन इनमें से कई नदियां ऐसी है जो 12 महीने भी चलती है, लेकिन वो 100% में से 100% 12 महीने ही चलेगी। तो नदियां जो होती हैं समय के अनुसार अलग अलग तरह से असमान वितरण होता है इनमें, और स्थान के आधार पर भी इसमें असमान वितरण होता है। आगे देखिए, वितरण समान नहीं होता है। 12मासी नदियां वर्ष भर चलकर जल का वहन करती हैं। 12मासी नदियां कौन सी हुई? 12मासी ये सारी नदियां हैं जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों से निकलती है। वो साल भर जो जल लाती है उसका साल भर वहन करती रहती है, साल भर वो चलती रहती है। तो वो नदियां जो है असमान वितरण वाली है और प्रायद्वीप वाली असमान वितरण वाली है। असमान वितरण का यह मतलब क्या है? असमान वितरण का यह मतलब यह है कि नदियों में समानता नहीं है। कोई नदी तो ज्यादा चल रही है लंबे समय तक, कोई नदी कम समय तक चलती है, कोई नदी किसी स्थान पर चल रही है, कोई किसी और स्थान पर चल रही है। तो ना तो स्थान की समानता है और ना समय की समानता है। तो आज का लेक्चर बड़ा सिंपल है, यूं मतलब बातें करने वाला लेक्चर है एक तरह से, लेकिन देखना पूरा है क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी इसमें आने वाली है। परंतु अनित्यवाही नदियों में शुष्क ऋतु में बहुत कम जल होता है। अब ये अनित्यवाही शब्द जो है ये क्या है? अनित्यवाही शब्द इस क्षेत्र के लिए प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ की नदियां नित्य मतलब रोज यानी डेली कंटिन्यू नहीं बहती है, तो अनित्य नदियां हैं। कैसी नदियां हैं? अनित्य नदियां। शुष्क में बहुत कम हो जाती है। शुष्क मतलब जब गर्मी होती है तो ये बहुत कम हो जाती है, धीरे धीरे कम होना शुरू कर देती है। आगे देखिए, वर्षा ऋतु में अधिकांश जल बाढ़ में व्यर्थ हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाढ़ जो होती है वो भारत की सबसे बड़ी समस्या है। वैसे आप कहेंगे सर बेरोजगारी नहीं है क्या, भूखमरी नहीं है क्या, लेकिन हम बात कर रहे हैं पानी की। बात किसकी कर रहे हैं? एक तो पानी ज्यादा आ जाए तब दिक्कत है, एक पानी कम हो जाए तो दिक्कत है। अब ज्यादा पानी आ जाता है तो बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ सबसे बड़ी समस्या हो गई। अगर कम पानी कहीं आ जाता है तो इसका मतलब सूखा पड़ जाता है। वहां सूखा पड़ने का क्या मतलब है? सूखा पड़ने का मतलब है अकाल पड़ जाना। तो जैसे वर्षा होती है ना, वर्षा को हम देखते हैं, बारिश को हम देखते हैं, तो दो चीजें होती है, एक तो अनावृष्टि और एक अतिवृष्टि। क्या होती है ये? अतिवृष्टि में तो बारिश ज्यादा हो जाती है और अनावृष्टि ऊपर वाला बारिश कम होती है। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि जहां ज्यादा बारिश हो रही है या ज्यादा नदियां बह रही है वह बाढ़ के आसार बहुत कम हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हो जाते हैं बाढ़ के आसार, और जहां कम नदियां हैं वहां सूखा पड़ जाता है। जैसे अब हम बात करें, जैसे बिहार राज्य की बात करें, बिहार राज्य यहां सबसे ज्यादा बाढ़ आती है। भारत में सबसे ज्यादा अगर कहीं बाढ़ आती है तो वो बिहार वाले क्षेत्र में आती है। बिहार बार बार बाढ़ की चपेट में आ जाता है। तो बिहार में जो बाढ़ आती है इसका रोकथाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रोकथाम होना चाहिए। बिहार में नहीं, भारत के कई राज्यों में बाढ़ आती है, जैसे असम में भी बाढ़ आ जाती है, और असम में बिहार में, चाहे असम हो चाहे बिहार हो, यहाँ की बाढ़ की समस्या का सबसे बड़ा कारण है यह है कि भारत का ये जो ऊपरी हिस्सा जहां हम देख रहे हैं, हमारा हिमालय क्षेत्र जो बार बार हम काम में ले रहे हैं, इस हिमालय क्षेत्र में तिब्बत वाला जो पास में क्षेत्र पड़ता है, चाइना का जो तिब्बत क्षेत्र है, ये नदियों का एक तरह से कई नदियों का उद्गम स्थान है। हमने देखा है इस चीज को। तो इससे जो जल आता है वो बहुत ज्यादा बर्फ पिघल जाती है, तो तेज बहाव के साथ आता है। तेज बहाव के कारण आता है तो असम चपेट में आ जाता है और बिहार चपेट में आ जाता है। तो ज्यादा बाढ़ भारत में कहाँ आती है? तो ए और बी, असम और बिहार। यानी ट्रिक से चीजें बहुत जल्दी याद हो जाती है। अब ज्यादा पूछे इन दोनों में तो बिहार है, ए पहले आ रहा है, इसका मतलब असम नहीं है। ज्यादा कहाँ आती है? बिहार में। अब बाढ़ की रोकथाम के लिए सरकार ने 1978 में एक एक्ट बनाया, उसके तहत काम करने लगी। तो बाढ़ को हम कैसे रोक सकते हैं? इसके अलावा हम ये जानेंगे कि सूखा क्या होता है। सूखा, तो बाढ़ को कैसे रोक सकते हैं? बाढ़ को रोकने के दो ही उपाय हैं, या तो सबसे ज्यादा पेड़ लगाए जाए, सबसे ज्यादा वन लगाए जाए, पेड़ या वन, सबसे ज्यादा
वनों का जो है वन क्षेत्र ज्यादा होना चाहिए। 33% कुछ आंकड़ा रखा गया है कि इतने भारत में वन होने चाहिए, तो इतने है नहीं, 19-20% के आसपास ही ज्यादा वन होंगे। तो मिट्टी के अपरदन को रोकते हैं कौन? वन। तो ज्यादा बहाव नहीं बन पाता, मिट्टी का अपरदन नहीं होगा, पानी वनों के कारण रुक जाएगा। और वन ही दूसरा कारण, सूखा जो होता है, अकाल जो होता है, उसको अगर खत्म कर सकते हैं तो वन कर सकते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा बचपन में कि जहां ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं, 5वीं 6वीं 7वीं क्लास में बता देते हैं ये तो, कि जहां ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं वहां ज्यादा बारिश होती है। तो ज्यादा वर्षा वहीं होती है जहां पेड़ होते हैं। तो पेड़ क्या करते हैं? बाढ़ को भी रोकते हैं और सूखा को भी रोकते हैं, क्योंकि बारिश को लाएंगे और बाढ़ को रोक देंगे। ये तो पहला, बाढ़ और सूखा रोकने का सबसे पहला उपाय, बाढ़ और सूखा रोकने का सबसे पहला उपाय पेड़ और वन है। लेकिन दूसरे उपाय की अगर हम बात करें तो दूसरा सबसे कारगर जो उपाय होगा वो होगा बांध बनाना। यानी हर नदी पर अगर बांध बना दिया जाए तो क्या बाढ़ आएगा? यानी जिन नदियों से ज्यादा बाढ़ आने की संभावना रहती है उन पर बांध बना दो। लेकिन बांध भी कभी कभी टूट जाया करते हैं, और टूटकर जो बाढ़ आती है उसे कहते हैं फ्लैश फ्लड। क्या कहते हैं? फ्लैश फ्लड। आज ये लिखने वाला है कमेंट में, फ्लैश फ्लड। क्या कहते हैं उसे? फ्लैश फ्लड। यानी बाढ़ के कारण बांध जब टूट जाता है, जब उसके परिणाम स्वरूप जो बाढ़ आती है उसको क्या कहते हैं? फ्लैश फ्लड। लेकिन हम बात ये कर रहे हैं कि बाढ़ और सूखा दोनों को। अब आप कहेंगे सर बांध बनाने से बाढ़ तो रुक गई, लेकिन सूखा कैसे खत्म होगा? तो फिर इससे नदियां निकाल दो, छोटी छोटी वाहिकाएं निकाल दो, नित्यवाही नहीं होकर अनित्यवाही, यानी 6 महीने के लिए कृषि करने के लिए या पीने के पानी के लिए इसको निकाल दो। कृषि के लिए आप 6 to 6 मंथ निकाल सकते हो, लेकिन नित्यवाही बनाना पड़ेगा अगर इसको पिलाना चाहते हो। जैसे बिलासपुर बांध बनाया, जैसे बनास नदी के ऊपर टोंक राजस्थान में, तो उससे जयपुर और अजमेर को पानी मिलता है, जयपुर और अजमेर को। यह समस्या सूखे की या पीने के पानी की, पेयजल की आपूर्ति कैसे हो पाई? क्योंकि यहाँ एक बांध बनाया गया। तो मैं तो एक छोटा सा बांध आपको बता रहा हूं, मैं तो ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि बांध बनाने से सूखा भी खत्म हो सकता है, क्योंकि कृषि के लिए जल दे दो, और पेयजल पानी की भी आपूर्ति हो सकती है, और बाढ़ की समस्या भी खत्म हो सकती है। और ऐसा ही प्रयास सरकार ने कब किया? 1978 में। उसके बाद ढेर सारे एक्ट बने, और हमेशा ये प्रयास होते रहे कि कैसे न कैसे हम सूखा और बाढ़ को कवर कर पाए। तो ये चीजें बार बार होती रही। तो यही सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि ये चीज क्या आपको आती है? ये क्या कह रहा है? जब देश के एक भाग में बाढ़ होती है तो दूसरा सूखाग्रस्त होता है। जब देश के एक क्षेत्र के अंदर बाढ़ आ जाती है तो दूसरा सूखाग्रस्त होता है, क्योंकि पानी सारा उधर ही चला जाता है। कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा क्यों होता है भाई? एक क्षेत्र में तो बाढ़ आ रही है और दूसरा सूखाग्रस्त हो जाता है, वनों के कारण होता है ऐसा। ठीक है, ये जल उपलब्धता की समस्या है, इसके प्रबंध की क्या आप देश में एक साथ आने वाली बाढ़ और सूखे की समस्या को कम करने के उपाय सुझा सकते हैं? ये उपाय हमने पढ़ लिए, पहला। और दूसरा ये पूछ रहा है क्या आप देश में एक साथ आने वाली बाढ़ और सूखे की समस्या को हल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बांध बनाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, वन लगाएंगे, है ना, पूरा जंगल बना देंगे आधे भारत को, फिर बाढ़ आगे कैसे जाएगी? तो ये जो सवाल आपसे पूछे गए हैं चैप्टर में ही, उनका जो समाधान है आपके सामने है। ठीक है, कम करने के उपाय सुझा सकते हैं। इस पुस्तक के अध्याय 7 में देखें, जिसको हम बहुत जल्द पढ़ने वाले हैं। क्या एक द्रोणी की जल 3 यानी 3 आदिकाय को जल की कमी वाली द्रोणियों में स्थानांतरित करके इस समस्या को समाप्त अथवा कम किया जा सकता है? यह आपसे पूछ रहा है, तो आप कहेंगे हाँ किया जा सकता है। हाँ किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है बताइए? अब ऐसे किया जा सकता है जैसे इंदिरा गांधी नहर की ढेर सारी लिफ्ट लहरें निकल रही है आजकल, ढेर सारी द्रोणियां निकल रही है। यानी एक नदी है ये, और ये भारत के इस क्षेत्र से गुजर रही है, यहां से निकलकर भारत के पूरे इस क्षेत्र को कवर कर रही है। ऐसे इस प्रकार से, जैसे गंगा ही क्यों ना मान लें हम, चाहे सिंधु आती तो इधर चली जाती, ब्रह्मपुत्र आती तो भी इधर आती, तो एक ही नदी कोई सी भी मान लो इसको। तो यहां से हमने एक बांध बनाया। क्या बनाया? बांध। और एक छोटी पतली सी नदी निकाल दी जो इस क्षेत्र को सींच देगी भारत वाले को।
एक इधर से निकाल दी जो इस क्षेत्र को सींच देगी, एक इधर से निकाल दी, तो तीन ही नहीं ढेर सारी द्रोणियां यानी छोटी नदियां जो है हम स्थानांतरित यानी उनका रास्ता बदल सकते हैं। जैसे फरका से गंगा, फरका स्थान से गंगा जो थी हुगली की नाम से इधर चलने लगी और पद्मा के नाम से इधर चलने लगी। तो ये दो ब्रांचेज, दो शाखाएं इसकी चलने लगी। वैसे प्रत्येक नदी जो बड़ी है उसकी कुछ शाखाएं हम बना सकते हैं और उससे जल की आपूर्ति हो सकती है। वेरी सिंपल, ठीक है ना। क्या हमारे देश में नदियों की द्रोणियों को जोड़ने संबंधी कोई योजनाएं बनाई गई है? बिल्कुल, इंदिरा गांधी एक ऐसी योजना चल रही है। इंदिरा गांधी तो सिर्फ पानी देने का काम कर रही है, लेकिन इसके अलावा ढेर सारी योजनाएं 1978 से सरकार इसी के प्रयास में और कुछ ना कुछ प्रयास इसके लिए करती रहती है। तो फिर बताओ वो राज्य कौन सा है जहां सबसे ज्यादा बाढ़ आती है? तो वो राज्य कौन सा है बताओ? बिहार, उसके बाद असम। लेकिन सूखा, कुछ देर पहले हम सूखे की भी बात कर रहे थे। सूखा अगर कहीं पड़ता है भारत में, पूरे भारत में, तो कहीं ना कहीं रूप में, किसी ना किसी रूप में ज्यादा देखने को मिलता है। राजस्थान की एक जगह है, एक डिस्ट्रिक्ट है जैसलमेर। जैसलमेर कभी आपका जाना हो तो वहां मिट्टी मिट्टी दिखाई देती है और कुछ भी नहीं है, इसलिए क्षेत्र कहलाता है मरुस्थल। क्या कहलाता है? मरुस्थल। मरुस्थल यानी मरु यानी मिट्टी, मरी हुई मिट्टी, सिर्फ टीले ही टीले। कई बार नाम आते हैं ना, अनुदय, धैर्य, अनुप्रस्थ, चापाकार, वर्ताकार, वो टीले वहीं बनते हैं। बालू मिट्टी जो होती है, पतली पतली जो मिट्टी होती है, उसके टीले होते हैं जिन्हें बालू का स्तूप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बालू का स्तूप। ये कहां देखने को मिलते हैं? जैसलमेर में। जैसलमेर में, जैसलमेर में मिट्टी मिट्टी है, इसलिए एक कवि वहां आए थे और उन्होंने कहा था कि लोहे की टांगे जो होती है वही आपको जैसलमेर घुमा सकती है। ऐसी कहावत है, जरूरी नहीं आप लोहे वाली टांगे साथ लेके आए, ऐसे भी घूम सकते हैं, लेकिन कहावत है कि बहुत चलने में परेशानी होती है, टीलों पे चढ़ना उतरना। तो जैसलमेर, कई जगह तो ऐसी है। जैसलमेर में एक जगह है सम क्षेत्र। कौन सी जगह है? सम क्षेत्र, जहां सेवण घास, टांटिया घास, जिसे फोक परफ्यूम वगैरह बना करते हैं, वो सारी घासें इस सम क्षेत्र में होती है। यहाँ एक 22 किलोमीटर की पट्टी है इस पट्टी पर। लेकिन सम क्षेत्र का आधा भाग ऐसा है जहां वनस्पति बिल्कुल भी नहीं है, वनस्पति रहित क्षेत्र है। कैसा सहित है? कैसा है क्षेत्र? वनस्पति रहित क्षेत्र, यानी कि वहां कुछ भी नहीं है। एक वनस्पति का एक छोटा सा तिनका भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अंग्रेज लोग आते हैं, घूमते हैं, लेटते रहते हैं, लौटते रहते हैं मिट्टी के अंदर, है ना। तो जैसलमेर, आपको मैं सीधा सीधा ये बताना चाह रहा हूं कि जैसलमेर सूखा है, सूखाग्रस्त क्षेत्र है। लेकिन अब इंदिरा गांधी नहर जो आ रही है उससे इसकी सिंचाई होने वाली है, इससे इसको पानी मिलने वाला है। यहाँ तेल के भंडार है, यहाँ ऐश्वर्या नाम का कुआं है, भाग्यम कुआं है, जहां से पेट्रोल वगैरह निकला करता है। तो ये सबसे सूखा क्षेत्र है। लेकिन पूरे, ये तो भारत की बात मैं कर रहा हूं, लेकिन पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में एक अटाकामा जगह पड़ती है। अटाकामा, ये बहुत गर्म है भाई। अटाकामा बहुत ज्यादा गर्म। कहते हैं कि अटाकामा जो स्थान है पूरे वर्ल्ड में, वहां 450, कितना बोल रहा हूं, मैंने कहा ना 500-400 साल का तो ज्योग्राफी में मतलब ही नहीं होता कोई। 450 सालों की बात हो रही है, यानी कि 10-12-15 साल का मतलब नहीं होता, सालों का तो होना ही है। 450 साल से जो है अटाकामा जो क्षेत्र है वहां जल की एक बूंद भी नहीं गिरी। इतना खतरनाक क्षेत्र है ये अटाकामा। ये चिली में है, दक्षिणी अमेरिका में, चिली में, एंडीज पर्वत के पास। तो ये अटाकामा जो स्थान है, या मतलब कहते हैं कि मौत का दूसरा नाम है अटाकामा। ये तो अच्छा है कि वहां ऑक्सीजन है, बाकी पानी वानी कुछ भी नहीं है। बिना पानी के चले गए तो पता ही नहीं चलेगा आप कहां चले गए, यानी दूसरा मंगल ग्रह कह सकते हैं इसको, है ना। ऐसी हालत है यहाँ की अटाकामा की। जैसलमेर में उससे तो ठीक है, बिस्लेरी की बोतल बेचारी 50 रुपए में मिलती है, पर मिल तो जाती है जैसलमेर में। क्या होता है? मिल जाती है। पानी की यहाँ भी कमी है, ढेर सारी समस्याएं यहाँ आती है। तो ये चीज हम देख रहे हैं। तो भारत की बताओ सूखा और बाढ़ समस्या है या नहीं है? है, बिल्कुल, आप समझ गए। उपाय क्या है? बांध बनाओ, पेड़ लगाओ, बस दो ही सबसे अच्छी उपाय है और कुछ भी नहीं है। और इन पॉइंटों से ढेर सारे पॉइंट हम बना सकते हैं, लेकिन पेड़ लगाना है और बाढ़ को रोका जा सकता है बांध बनाकर। बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है? बांध बनाकर, और बांध से सिंचाई की जा सकती है सूखे वाले क्षेत्र में। तो ये इनके उपाय होते हैं। और सूखे वाले क्षेत्र में बारिश कैसे आएगी? पेड़ पौधे लगाएंगे। तो दोनों चीजों का दो ही बड़ा शानदार वाले दो ही उपाय है, पेड़ लगाओ और वन लगाओ और बांध बनाओ। ठीक है, चलो, उसे क्या कहते हैं? जब बांध टूट जाता है,
बांध टूट जाता है, उससे जो बाढ़ आती है उसको कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। क्या हमारे देश में नदियों की द्रोणियों को जोड़ने संबंधी कोई योजनाएं बनाई जा रही? ये सरकार बना रही है, 1978 से बनाई जा रही है, लेकिन कारगर साबित नहीं हो रही है। कोई भी अभी ज्यादा अमल किसी पे भी नहीं हो पाया है। क्या आपने समाचार पत्रों में नदियों को आपस में जोड़ने के बारे में पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। ढेर सारी नदियों को जोड़ा जा रहा है अलग अलग जगह, अलग अलग स्थानों पर, और कुछ नदियां तो ऑटोमेटिक ही जुड़ जाती है, लेकिन वो असमान वितरण कर देती है। जिधर हमें पानी की जरूरत है उस तरफ नहीं जुड़ती है, तो फिर उस तरफ उनको जोड़ा जाता है। जैसे पश्चिम राजस्थान की बात कर ले हम, तो एकमात्र अच्छी नदी बहती है लूनी, लेकिन दक्षिणी राजस्थान की, बाकी पश्चिमी राजस्थान की अगर बात करें तो चंबल जैसी महान नदियां निकलती है। अब चंबल को और लूनी को नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि बीच में अरावली पर्वतमाला आती है। तो ऐसे समस्या, असमान वितरण जो है नदियों का, वो बहुत कम पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि नदियां पास पास होनी चाहिए, ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए, और काफी कॉस्ट भी आता है। लेकिन सरकार 1978 से इस योजनाएं बनाने का प्रयास कर रही है। क्या आप समझते हैं कि मात्र नहर बनाकर गंगा नदी का पानी प्रायद्वीपीय नदियों में स्थानांतरित किया जा सकता है? मुख्य समस्या क्या है? मुख्य समस्या पहाड़ी क्षेत्र का होना हो जाता है, मैदानी क्षेत्र का होना हो जाता है, और ऐसे देखा जाए तो ज्यादा समस्या नहीं आती, क्योंकि गंगा तो काफी दूर तक, 5 स्टेट को तो गंगा ऐसे ही कवर कर रही है, 5 राज्यों को तो भारत में गंगा कवर ही कर रही है। अब बार बार मैं नहीं बताऊंगा आपको कौन से क्षेत्र को कवर कर रही है, आप सब जानते हैं या नहीं जानते हैं? ये राज्य वो है जिनको गंगा कवर कर रही है। अब यहां से दूसरे वाले स्टेट में दे दो, जैसे यूपी आई, राजस्थान को दे दो थोड़ा सा पानी, है ना, तो बिहार आई, तो बिहार के आसपास वाले क्षेत्र में, झारखंड वैसे ही आ रहा है, पश्चिम बंगाल आई, तो ऐसे इन क्षेत्रों में पानी दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है। गंगा नदी के स्थानांतरित किया जा सकता है, यानी स्थान को बदला जा सकता है, पूरी की पूरी गंगा नदी को नहीं। ये प्रायद्वीप का क्या मतलब है, बार बार नहीं बताया जाता। प्रायद्वीप क्षेत्र, ये क्षेत्र कहलाता है पूरा, तीनों ओर से जल से गिरा हुआ। ठीक है, आगे देखिए, पेरियार दिक् परिवर्तन योजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, यानी कि ये सारी वह परियोजनाएं हैं जो नदियों को जोड़ रही है। इंदिरा का नाम तो हम बार बार ले रहे थे। नदियों को जोड़ने की कुछ परियोजनाएं हैं, जोड़ने की। पेरियार दिक् परिवर्तन परियोजना है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। अब इंदिरा गांधी नहर को अगर हम पढ़ने बैठे तो लगभग 2-2.5 घंटे का एक लेक्चर होता है, और 2-3 लेक्चर करें तो बहुत बड़े हो जाते हैं, और वैसे ही इस चैप्टर में लेक्चर 7 हो चुके हैं, इसलिए इसका नाम ही आपकी किताब में लिखा हुआ है। इतना याद रखें कि इस पर ढेर सारी योजनाएं बन रही है। उसके अलावा कुरनूल कुडप्पा नहर जो है उस पर भी योजनाएं बन रही है। व्यास और सतलज, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे लिंक लहर निकाली जा रही है। सतलुज से लिंक नहर का मतलब है छोटी छोटी लहरें निकाली जा रही है। गंगा और कावेरी, इनमें भी लिंक लहरें निकाली जा रही है, यानी छोटी छोटी नहरें निकालने का काम कर रहे हैं। इससे क्या होगा, जिन क्षेत्रों में पानी नहीं है, जो सूखे वाला क्षेत्र है, उसमें पानी दिया जाएगा। कैसे? बांध बना के दिया जाएगा, और ढेर सारी योजनाएं बनाई जाएगी जिससे पानी उन क्षेत्रों में पहुंच सके। और भारत 1978 से इन पे कार्य कर रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। बताओ अटाकामा क्या है? ठीक है ना। इसी पुस्तक के दूसरे अध्याय को देखें, इसको बोलो हम देखे है ना, लेकिन याद नहीं है ना, ऐसी बात है ना, पढ़ते नहीं हो ना। ये कह रहा है दूसरे अध्याय को देखें, तो क्या पीछे जाके देखने की जरूरत पड़ेगी? इतना गंदा पढ़ा है क्या हमने कि हमें पीछे जाके देखने की जरूरत पड़ेगी? पहला दूसरा चैप्टर तो अंगुलियों पे, और तीसरा आज अंगुलियों पे हो जाना चाहिए। होगा कि नहीं होगा, मुझे बताना है कि तीनों चैप्टर कंप्लीट हुए नहीं हुए, आपको समझ में आए कि नहीं आए। जब तो ऐसा लगेगा कि वास्तव में आप शिद्दत और मन से तैयारी कर रहे हैं, फिर भी कोई डाउट आपको रह गया हो तो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन पूछना है। क्या कह रहा है ये? इसी पुस्तक के दूसरे अध्याय को देखें और धरातल के उबड़ खाबड़ होने से उत्पन्न कठिनाइयों को जाने। क्या हमने धरातल के उबड़ खाबड़ को पढ़ा था दूसरे चैप्टर में? ये बात किस अध्याय की कर रहा है? ये बात कर रहा है दूसरे अध्याय की। किस अध्याय की? दूसरे अध्याय की। और जब अध्याय हम 7 पढ़ेंगे, जब मैं कहूंगा कि हमने पढ़ा था, जब अध्याय 7 की हम बात करेंगे, तो मैं कहूंगा कि तीसरे अध्याय में हमने ये पढ़ा था। इसी चीज की बात करूंगा जो अब पढ़ रहे हैं। तो अध्याय 2 जो है उसमें वास्तव में सच है कि भारत उबड़ खाबड़ कहां है, ये हमने पढ़ा है। भारत समतल कहां है, ये हमने पढ़ा है। भारत में सबसे ज्यादा नदियां कहां से आती है,
ये हमने पढ़ा है। भारत में द्वीप कहाँ है, ये हमने पढ़ा है। तो ये सारी चीजें तो हम पढ़ चुके हैं ना। तो ये यही कह रहा है कि उबड़ खाबड़ होने से उत्पन्न कठिनाइयां क्या होती है, ढेर सारी कठिनाइयां होती है। आज उबड़ खाबड़ या भारत में पर्वतीय क्षेत्र कहाँ है, तो हमने बात की थी कि हिमालय वाले क्षेत्र में। तो आज जो पर्वतीय क्षेत्र हमारा ये था, इस क्षेत्र से जितनी भी नदियां आती है वो बिहार के लिए घातक है। वो किसके लिए घातक है, वो असम के लिए घातक है। और भी ढेर सारी जगह आती है, मैं तो 2 राज्यों के नाम बता रहा हूं आपको, असम और बिहार आपको याद रखना है। तो आती है कठिनाई, ये जो पूछ रहा है उसका ये जवाब है। मैदानी क्षेत्रों से, कौन से क्षेत्रों से, मैदानी क्षेत्रों। बताओ भारत में मैदानी क्षेत्र कहाँ है, अरे बीच वाला खाली खाली सबसे लंबा जो क्षेत्र दिखाई दे रहा था, यूं इस प्रकार से बना हुआ, यूं भारत बना हुआ है, ऊपर से दिल की आकृति बना रहा है। दिल थोड़ा सा टूट गया, चाइना के कब्जे में चला गया, पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, लेकिन वो दिल आज भी हम पूरा दिखाने की कोशिश करते। तो जो दिल है इस प्रकार से यूं बना हुआ ऊपर वाला, उस दिल की अगर बात करें, वो वास्तव में भारत का दिल है। वहाँ हमारा दिल है, वहाँ हमारा हार्ट है, वहाँ हमारा जम्मू है ना, जो ड्राई फ्रूट के लिए जाना जाता है, काजू किशमिश बादाम आदि के लिए जाना जाता है। तो उस क्षेत्र में जितनी भी नदियां आ रही है वो बाढ़ का कारण बनती है। हालांकि हिमालय जो है हमारे प्रहरी के रूप में काम करता है, उत्तर का हमारा प्रहरी कहलाता है, लेकिन जिस चीज के 1000 फायदे होते हैं उसके 1-2 तो नुकसान भी हो सकते हैं, तो बाढ़ का कारण रहता है। तो ये उबड़ खाबड़ वाली समस्याएं हैं। मैदानी क्षेत्रों से पठारी क्षेत्रों में जल कैसे उठाया जा सकता है, जाती है कुछ नदियां मैदानी क्षेत्रों में। अब ये जो नदियां आई थी ऊपर से यही मैदानी क्षेत्र में आती थी, और नीचे तो पठारी क्षेत्र आ जाता है भारत का ये वाला। क्या उत्तर भारत की नदियों में पर्याप्त जलाधिक्य हैं जिसे स्थायी तौर पर स्थानांतरित किया जा सकता है? ये क्या कह रहा है, उत्तर भारत की इतनी नदियां हैं, क्या उनमें इतना जल है जो बाकी क्षेत्रों में पहुंचाया जा सकता है? आप बताओ है या नहीं है? अरे आप बताओ कि वास्तव में उत्तरी भारत से जितनी भी नदियां आ रही है, यानी मैं नाम बता दूं आपको, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र और भी छोटी छोटी बड़ी बड़ी ढेर सारी नदियां हैं, क्या उनमें इतना पानी है कि वो पूरे भारत की सिंचाई कर दे, पूरे भारत का सूखा खत्म कर दे? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। स्थानांतरित यानी उसके स्थान को बदला जा सकता है। मुद्दे पर वाद विवाद का आयोजन करें और एक लेख तैयार करे, डिस्कस करना है और एक लेख तैयार करे। बताओ एक लेख तैयार करे या ना करे? अगर आप सब हाँ कह देंगे, कम से कम 10 बच्चों ने हाँ कह दिया कि सर हाँ इस पे एक लेख तैयार करें, तो हम इस पे डिस्कस और करेंगे, है ना। बताना मुझे जरूर है। नदी जल उपयोग से संबंधित निम्नलिखित समस्याओं की को आप किस प्रकार किस क्रम में देते हैं? वैसे ये क्वेश्चन मतलब खुद के व्यू से देखना होता है कि ये जो समस्याएं हैं इसको आप किस तरह से देखते हैं, कौन सी फर्स्ट की समस्या है, कौन सी सेकंड की है, कौन सी थर्ड की है, कौन सी फोर्थ की समस्या है। वो आपका सोचने का नजरिया क्या है। आपसे क्यों पूछ रहा है? आपसे इसलिए पूछ रहा है कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, आपने पूरे भारत को समझा है, इसलिए आपसे पूछ रहा है। मैं आपको अर्थ बता दूंगा, फिर आपको थोड़ा सा इस पे चिंतन मनन करना है। पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध ना होना, ये क्या कह रहा है, नदी जल उपयोग से संबंधित निम्नलिखित समस्याओं को आप किस प्रकार क्या क्रम देते हैं? पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध नहीं होना, यानी कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जब जल नहीं मिलता है, जितना जल उनको चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। ये सबसे बड़ी समस्या भारत में आती है। दूसरा, नदियों में सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो नदी में प्रदूषण की है। किसकी है? नदी के अंदर प्रदूषण की। जैसे गंगा नदी हर हर गंगे हम कर रहे थे, उसमें पहले बहुत गंदगी हुआ करती थी, अब तो गंगे परियोजना जो चल रही है उससे काफी उसमें सुधार आ गया। तो किसी ने समोसे खाए, जो कागज था उसको फेंक दिया, किसी ने चिप्स और कुरकुरे खाए वो फेंक दिया, चाउमीन की प्लेट फेंक दी, है ना, पिज्जा का चीज फेंक दिया ना। तो इस प्रकार से गंदगी होती रही और नदियां जो है, नदी का जो जल है वो प्रदूषित होने गया, और जो मैं तो नदी को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। नदी जल में गाद, नदी जल में गाद का मतलब है अंदर कचरा जमता ही जाता है, तो तल धीरे धीरे ऊपर आना शुरू हो जाता है और नदी अपना सही रूप और सही ढंग से नहीं चल पाती है। ऋतुवन जल का असमान वितरण, यानी नदियां अधिकतर भारत में मौसम पर आधारित है। ऋतुवन यानी मौसम आधारित है, कुछ वर्षा पर चलती है और कुछ बर्फ से चलती है, उनकी बात ही अलग है, लेकिन अधिकतर मानसून और वर्षा से चलती है। ठीक है। राज्यों के बीच नदी जल विवाद, कई बार 2 राज्य 2 स्टेट जो होते हैं वो नदी के लिए लड़ने लग जाते हैं, कई बार तो 2 देश भी लड़ने लग जाते हैं। सिंधु विवाद आपने जाना है।
राज्यों के बीच नदी जल विवाद होता रहता है। मध्य धारा की और बस्तियों के विस्तार के कारण नदी वाहिकाओं का सिकुड़ना, यानी कि नदी की वाहिकाएं जो होती है उसके बीच में अगर बस्तियां बस जाती है तो फिर नदी को रोकने का वो प्रयास करती है, तो नदी को रोककर वो रास्ता परिवर्तित करवा देती है, खड्डे वड्डे बना देती है, तो नदी बेचारी अपना रास्ता परिवर्तित कर लेती है। तो बस्तियां भी इसमें क्या बनती है, सबसे बड़ी समस्या। अगर मुझे इसमें स्थान देना हो तो मैं पहला स्थान आपको बताऊंगा, बाद में आपको खुद को देना है। पर्याप्त जल नहीं मिल पाता नदियों को, अगर जल मिलता तो अपने आप आगे चल जाती, अपने आप क्षेत्र को बना लेती। आधी नदियां तो आंतरिक प्रवाह वाली होती है, जैसे हमारे घर का नाला, सुबह जब सब जाने नहाए जब निकला और आधे किलोमीटर जाता ही नहीं है, थोड़ी सी दूर जाता है और खत्म हो जाता है, उसको कहते हैं आंतरिक प्रवाह वाली नदियां। लेकिन बड़ी नदियां वो होती है जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जाती है, और हम बेसिक उन्हीं की बात करते हैं। लेकिन भारत में ऐसी ढेर सारी छोटी छोटी नदियां हैं, उनका पानी एक साथ लाने का प्रयास करें। जैसे 5-6 नदियां एक जगह बह रही है, दूसरे क्षेत्र में 5-6 नदियां और बह रही है, तो उनके पानी को एक साथ लाने का अगर प्रयास करें तो भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है, सूखा खत्म हो सकता है, बाढ़ की समस्याएं जो है उसको भी रोका जा सकता है। क्योंकि सारी नदियां छोटी एक साथ आएगी तो बाढ़ की संभावनाएं बढ़ जाती है, और फिर बांध बनाना पड़ता है, और बांध से ही सूखा खत्म किया जा सकता है, क्योंकि उन क्षेत्रों में पानी दिया जाएगा। तो ये चीज हमने देखा। तो इस चैप्टर को बड़े ही मन और शानदार तरीके से हम पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे थे, और कुछ ही देर में ये खत्म होने वाला है। लेकिन हमने अधिकतर चीजों को इस तरह से देखा है कि कभी ना भूले, और सबसे मोस्ट जो पार्ट था उसका भी मैंने जिक्र किया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। नदियां प्रदूषित क्यों होती है? अब देखो, प्रदूषित क्यों होती है? जो भी आता है गंदगी फैला देता है। लेकिन ये तो हमारा सवाल नहीं हुआ, प्रदूषित क्यों होती है ये पूछ रहा है। एक तो विसर्जन का नाम आपने सुना, गणेश विसर्जन वगैरह, धार्मिक हाथ पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन विसर्जन जब होता है तो आप कभी देखना कितना कचरा जो है वो फैल जाता है। सारी मिट्टी से जो तल है वो दबता जाता है। झीलों में भी ऐसा होता है, नदियों में भी ऐसा होता है। शहर का सारा जो कूड़ा होता है, कई बार शहर का जितना भी कूड़ा होता है वो नदी में डाल दिया जाता है। तो ऐसी ढेर सारी समस्याएं आपको दिख जाएगी। कभी भी किसी नदी के किनारे या झील के किनारे खड़े होना, आपके सामने 10 पॉइंट बन जाएंगे। इस पे ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं विसर्जन से, कूड़ा करकट से, शहर की गंदी नालियों से सब कुछ नदियों में डाल दिया जाता है। कारखानों का जो जल होता है वो भी नदियों में छोड़ दिया जाता है। कुछ मछलियों को आटा खिलाने के चक्कर में डोने सहित उसी के अंदर डाल देते हैं। कुछ जो नदी होती है उसके आसपास में नदी को देखने के बहाने जो कुछ खा रहे हैं उसका कचरा उसमें डाल देते हैं। आम खाया उसका छिलका अंदर, संतरा खाया उसका छिलका अंदर, है ना। तो सारी चीजें जो अंदर डाल देते हैं, नदी में क्या होती रहती है, गंदगी होती रहती है। फूल होते हैं उसी को अंदर डाल देते हैं। देखो, गंदे पानी को नदियों में गिरते देखा है। औद्योगिक कूड़ा करकट का मतलब है कि जो उद्योग चलते हैं उनसे जो कचरा आता है, उनका खराब पानी आता है, वो सब कुछ नदियों में डाल देते हैं, और ये सबसे बड़ा कारण है नदी को प्रदूषित करने वाला। इसके अलावा कहाँ डाला जाता है? नदियों में डाला जाता है। भाई ये पूछ रहा है, बता भी रहा है। बहुत से शमशान घाट नदी किनारे हैं। देखो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। ये नदी है, इसके पास में शमशान है, तो इसकी राख, हड्डियां वड्डियां, जो कुछ भी कचरा होता है वो जब भी थोड़ी सी हवा तेज चलती है, तूफान आता है या कुछ भी आता है, तूफान तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा बबूलिया जिसे कहा जाता है कि जो मिट्टी होती है वो एक घुमावदार क्षेत्र बना लेती है। राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलता है। यूं तेज हवा चलती है, और तेज हवा के कारण जो मिट्टी होती है वो ऊपर उड़ती है। जैसे राख है शमशान घाट के अंदर, तो वो ऊपर उड़ती है और एक गोल गोल चक्कर बनाना शुरू कर देती है, जिसे भभूलिया कहा जाता है। कुछ लोग उसे कहते हैं भूत है। ये क्या है? भूत, जबकि वो भभूलिया होता है। क्या होता है? भभूलिया। तो बहुत से शमशान घाट नदी किनारे होते हैं जिससे गंदगी फैलती है। कई बार मृत शरीरों को नदियों में डाल दिया जाता है। यह भी समस्या है। जो कोई व्यक्ति मर गया उसको नदी में डाल दिया जाता है। ठीक है। कुछ त्योहारों पर फूलों और मूर्तियों को नदी में डुबो दिया जाता है। मैंने सिर्फ एक ही शब्द लिखा, विसर्जन। आप सब समझ गए, और आपने देखा है ढोल बजाते बजाते, गुलाल लगाते हुए आप खुद भी कई बार साथ गए हैं। आपको उस समय याद होना चाहिए कि हम नदी प्रदूषण, झील प्रदूषण, तालाब प्रदूषण, और हम ज्योग्राफी के स्टूडेंट होते हुए भी सारे प्रदूषण करने का कार्य हम कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर स्नान यानी नहाने व कपड़े धोना भी नदी को प्रदूषित करता है। तो क्या होता है, कई बार
व्यवसाय है जो धोबी लोग होते हैं उनका ये, लेकिन वो सारे कपड़े नदी के किनारे ले जाते हैं इस स्थान पर, और वो सारी साबुन वाबुन कूड़े करकट है ना, किसी की जेब में मिराज थी, किसी की जेब में बीड़ी थी, किसी की जेब में सिगरेट थी, है ना, सारी चीजें नदी के अंदर जाती रहती है। बताओ नदी गंदी होगी कि नहीं होगी? बेचारी खुद बोली रहे मैं गंदी हो रही हूँ, तुम विसर्जन भी मेरे पे कर रहे हो, तुम धूम्रपान जो है वो करके सिगरेट वगैरह भी मेरे में फेंक रहे हो, तुम आम खा रहे हो, मैंगो खा रहे हो, वो भी मेरे में फेंक रहे हो, तुम गणेश जी का विसर्जन भी मेरे में कर रहे हो, सारी चीजें तुम यहीं आके कर रहे हो, है ना, सारी चीजें, है ना। अपने घर में जितनी भी प्रतिक्रियाएं, घर में जो कपड़े धोते हो उनको भी नाली बना के शहर की जितनी भी गंदगी है उसको भी आप नदी में डाल देते हो। तो ये बहुत गंदी बात है, ये हमें नहीं करना चाहिए। नदियों को प्रदूषण से मुक्त कैसे किया जा सकता है? जो समस्याएं थी अभी हमने देखी, उन समस्याओं को खत्म कर दो, नदी अपने आप स्वच्छ हो जाएगी। नदी क्या हो जाएगी? स्वच्छ। बताओ इंटरेस्टिंग है या नहीं लेक्चर? बहुत छोटा सा लेक्चर लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है, क्योंकि इसमें सिर्फ बातें करनी है। आज तो आपको कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, सोन, नर्मदा ऐसे कुछ याद ही नहीं करना है, सिर्फ समझते जाना है, क्योंकि ये पूछ रहा है, मैं बता रहा हूं, आप समझ रहे हैं, कुछ आपको भी आता है उसको ऐड कर देना है, ठीक है ना। क्या आपने गंगा एक्शन प्लान और दिल्ली में यमुना सफाई अभियान के विषय में पढ़ा है? अभी बात कर रहे थे, गंगे अभियान चल रहा है, गंगे परियोजना चल रही है, गंगा नदी बहुत साफ हो रही है, यमुना में भी ये कार्रवाई शुरू हो गई है। नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने हेतु योजनाओं पर सामग्री एकत्रित करें, वे सामग्री को एक लेख के रूप में व्यवस्थित करें। मेरी इच्छा है कि प्रत्येक बच्चा एक लेख जरूर लिखे बैठ के, कि वास्तव में नदियों का प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है और इसका उपाय क्या है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा, नदियों में प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है और इसके उपाय क्या है, और ये निबंधात्मक आएगा, लिख के ले लो आप, है ना, अंगूठा ले लो चाहे आप। दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है या अथवा में पूछा जा सकता है, सूखा और बाढ़ क्यों आते हैं और इसकी रोकथाम के उपाय बताइए। तो आपको ये दोनों सवाल बहुत अच्छे से हो जाएंगे अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने तो जो योजनाएं हैं उनके बारे में जिक्र हमने किया भी है, और इस चैप्टर को बहुत ही आसानी से, बहुत ही शिद्दत से, मुझे पूरा भरोसा है आपने मन लगा के इस चैप्टर को पढ़ा है, क्योंकि मैं जो डेस्क बोर्ड आपका देख रहा हूँ उसमें काफ़ी एक्टिव नज़र आते हो। लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, मन से पढ़ना है, और जितने भी कमज़ोर विद्यार्थी हो सबको शेयर करना है। और मिलते हैं कब? अगले चैप्टर में।